हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 जनवरी 2022 के CDP के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा असर्शन और रीज़न वाला। इसमें कथन दिया था एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम में एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर के तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। और इसका तर्क दिया था विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प चुनिए। तो ये इसका कथन क्या दिया है, जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो उनकी उम्र के बच्चों के जो उनके विकास की दर होती है उसको उससे है ना हम कंपैरिजन करके उससे नाप सकते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं नाप सकते, क्योंकि जो उनकी दर होती है ना विकास की दर वो समान नहीं होती। विकास की दर अलग अलग होती है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो विकास की गति सभी बच्चों के लिए समान नहीं होती। कोई बच्चे पहले बोलना सीख जाता है तो कोई बच्चा देर में बोलना सीखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो विकास की दर होती है ना वो अलग अलग होती है। क्रम तो समान होता है और दर होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फुटबॉल खेलना सीखने से पहले वो छलांगे मारना सीखती है। तो इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ दूराभिमुखी विकास, मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। और शीर्षगामी में होता है, ये सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की आंतरिक क्रिया का उत्पाद है। ये तो सही है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी सही है। कुछ हद तक प्रोजेक्ट किया जा सकता है डेवलपमेंट को। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ये फिर आ गया एक समान विकास की जो दर है, एक समान नहीं है विकास की दर भिन्न भिन्न है। और जो विकास का क्रम होता है वो समान है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो हमारा जो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया था कारण और ये तर्क वाला। इसमें कारण दिया था बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। इसका तर्क दिया था सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ये हमारा बिल्कुल सही दिया है इसका तर्क। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं से शुरू करने के लिए खूब अभ्यास कराना चाहिए। अमूर्त तो फॉर्मल में आ जाएगा ना, लास्ट वाली स्टेज में। ये मूर्त संक्रियात्मक है तो उस बच्चे को ना जो कॉन्क्रीट चीज़ों से कराना है। बच्चों को वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ये तो सही है। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर हो। बिल्कुल नहीं। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण भी नहीं। ये तो हमारा उसमें आता है ना फॉर्मल में। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सिंबल के जरिए सीखता है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 आया था, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान के निर्माण की सक्रिय, निष्क्रिय तो होगा नहीं, अभ्यास और दोहराव भी नहीं होगा और उद्दीपन वाला भी नहीं होगा, तो ज्ञान और निर्माण की सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास के किस चरण में है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन से चरण में है, कौन से लेवल पर है वो? पारंपरिक, कन्वेंशनल लेवल पर है वो। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो बच्चों में केवल संज्ञानात्मक विकास, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बिल्कुल नहीं। लचीला व बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तीय बुद्धि का आलेख करती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता रखता है। अंतर्व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरों की समझने की क्षमता रखते हैं। और एक होती है इंट्रापर्सनल होती है। इंट्रापर्सनल खुद की विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, और इंटर होती है दूसरों की। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, देखिए इसमें दी है। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसकी भूमिका अहम है? ये तो आप सभी को पता है, वाइगोत्स्की में किसकी भूमिका अहम है? SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। जो भी ऑप्शन में हो वही हमारा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका कक्षा में दी गई अंत्यक्रिया, जो अंत्यक्रिया होती है, कक्षा में की गई अंत्यक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? इसका राइट आंसर समावेशन में बाधक है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 17 आया था हमारा, निम्न में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक वर्तिकाग्र, सोशल स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लिखने की अक्षमता पूछिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डिस्ग्राफिया। लिखने की पूछिए ना, डिसलेक्सिया तो पढ़ने में होती है, पठन अक्षमता वो करती है, और ये डिस्ग्राफिया होगा लेखन, और डिस्कैलकुलिया जो मैथ से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? जो
प्रतिभावान छात्र होते हैं उनकी कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा सोच में सटीकता की आवश्यकता। जिज्ञासा की कमी तो होगी नहीं उनमें, धीमी समझ भी नहीं होगी उनमें, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। वो जो टफ होंगे टास्क उन्हें ही सॉल्व करना पसंद करेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे किससे बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा संदर्भहीनता से बचना चाहिए। उसे ना संदर्भ में ही बात करनी, जो कॉन्टेक्स्ट दिया है उसी में उसे बात करनी चाहिए, संदर्भहीनता से बचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 आया था, विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? इसका राइट आंसर होगा नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 23 आया था, निम्नलिखित में कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एक आदि रूप। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान। ये आधा लिखा है, अधिसंज्ञान मतलब मेटाकॉग्निशन, इंग्लिश में दिया होगा मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 26 आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है? उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ या सामग्री को हटकर याद करना, वेदन और बार बार अभ्यास, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। क्वेश्चन नंबर 27 आया था, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर ऐसे संकेत हैं जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। क्वेश्चन नंबर 28 आया था, अविकथन और रीजन वाला। अविकथन दिया था, जिस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने के अवसर देने चाहिए। हाँ बिल्कुल देने चाहिए, जो उनकी भ्रांतियाँ उनकी मिसकॉन्सेप्शन है ना, तो उनको साझा करने के लिए उनको अपनी बात रखने के मौका बिल्कुल देना चाहिए। और तर्क इसका दिया था, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया महत्वहीन होती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आधारहीन नहीं होती, उनसे ही तो बच्चों का आधार बनता है बच्चों को सीखने के लिए। वो जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं ना बच्चों के, वो सीखने में जो लर्निंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बच्चों की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में 29 आया था हमारा, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन, इस सेट के हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।